नमस्कार। हम 10वीं क्लास का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम इसके 3 भाग पहले कर चुके हैं। थोड़ा सा सिलेबस अभी बाकी था और उसको हमने चौथे भाग में कवर करना है और करने जा रहे हैं। पहले 3 भाग में हमने क्या किया था, ये बताने का प्रयास किया था कि जो सेक्टर हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, वो क्या हैं उनके बारे में बात की थी। दूसरे वीडियो में हमने बात की थी कि प्रोडक्शन पर उनका पहले क्या प्रभाव था और अब क्या प्रभाव है, या 10 साल पहले क्या प्रभाव पड़ा था, यानी कौन सा जो सेक्टर है वो किस प्रकार कितना प्रोडक्शन कर रहा है। और तीसरे वीडियो में हमने बात की थी कि कितने लोगों को इन अलग अलग सेक्टर में रोजगार मिला हुआ है, उसको हमने ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। और ये भी बताने का प्रयास किया था कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट को, जहां पर कम है यानी कम कह सकते हैं, किस क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट है कम है, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं और वहां पर जो रोजगार है उसको बढ़ा सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो अंतिम है, या टॉपिक अंतिम है और चौथा टॉपिक है। और इसमें हमने क्या किया है कि ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हैं, इनको हमने आगे 2-2 भागों में बांटने का प्रयास किया है। जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी लोग जो काम कर रहे हैं कहां पर काम कर रहे हैं, किस प्रकार का वो क्षेत्र है। और दूसरा कि जहां पर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी अगर वो काम कर रहे हैं तो वो जो क्षेत्र है वो सरकारी क्षेत्र है या सार्वजनिक क्षेत्र है या निजी क्षेत्र है, प्राइवेट क्षेत्र है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो लोग काम कर रहे हैं कहां पर, वो जो क्षेत्र है वो ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है या असंगठित है। अब प्रश्न ये है कि ये संगठित और असंगठित क्या है। हम यहां पर आपकी किताब में 2 पात्र दिए गए हैं, कांता और कमल। उन दोनों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है। अब क्या है कि जो कांता है वो दफ्तर में काम करती है, वो सुबह 9:30 बजे जाती है और शाम को 5:30 बजे घर आ जाती है। उसको समय पर वेतन मिलता है, उसको वेतन के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे उसको पीएफ मिलता है, उसको ग्रेच्युटी मिलती है, उसको संडे की जो तनख्वाह है यानी संडे को छुट्टी होती है उसकी, और उसके भी उसको पैसे मिलते हैं। और अतिरिक्त अगर कहीं मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए उसकी भी उसको सुविधा उपलब्ध है। जबकि दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कमल की। कमल कौन है? कमल एक डेली वेज लेबरर है, यानी दिहाड़ी पे काम करता है एक ग्रोसरी शॉप में, एक किराने की शॉप में। वो बेचारा सुबह 7:30 बजे जाता है और 8 बजे घर वापस आता है। और कई बार क्या होता है कि उसकी जो सैलरी है उसको समय पर नहीं मिलती और पूरी भी नहीं मिलती, और यानी कट कटा करके उसको अपनी तनख्वाह मिलती है। उसको कोई छुट्टी नहीं मिलती, संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती, और उसको किसी भी प्रकार का उसको कोई बेनिफिट या अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है। बेचारे को मेडिकल फैसिलिटी की तो दूर की बात है। अब जब हम दोनों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों है, कि क्यों कांता को इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं जबकि जो कमल है उसको किसी प्रकार का कोई लाभ या बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कारण क्या है कि वो दोनों अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जो कांता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, एक संगठित क्षेत्र में काम कर रही है, जबकि जो कमल है वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। अब क्या हो गया है? संगठित क्षेत्र वह होता है कि जहां पर जो भी काम किया जाता है वो गवर्नमेंट की देखरेख में किया जाता है, कुछ नियमों के तहत ही वहां पर काम होता है, कुछ प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। लोग जहां पर उनको
कहा जाता है कि पालन करना है, कुछ कानून बने होते हैं, लेकिन वहां पर किसी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं होता। जो मालिक होते हैं वो अपनी मर्जी वहां पर करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या है। अगर मोटे तौर पर हम इनके बीच में दोबारा से अंतर बताने का प्रयास करें, क्या होगा कि संगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सरकार की देखरेख के द्वारा काम किया जाता है, सरकार के द्वारा कुछ मापदंड निर्धारित किए जाते हैं, उसी के तहत ही वहां पर काम होता है। और उसी क्या होता है कि वहां पर जो बंदा काम कर रहा होता है, जैसे कि वहां पर कांता काम कर रही है, उसको फिक्स्ड सैलरी मिलती है और उसके अतिरिक्त उसको सैलरी के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं और उसको छुट्टियां भी मिलती हैं, संडे की छुट्टी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कई बार तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है और कई बार तो और भी कई प्रकार के अन्य लाभ मिलते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जो चीजें यहां पर हमें मिल रही हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। ना वहां पर बड़ी सैलरी मिल रही है, ना वहां पर छुट्टी मिल रही है, ना वहां पर लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है संगठित और असंगठित क्षेत्र में हम देख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार ऑर्गेनाइज सेक्टर भी, क्योंकि क्या हो रहा है कि नौकरियों की जो कमी होती जा रही है ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लोग कुछ जानबूझ करके ऐसे नियम फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि मजबूरन लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना पड़ता है, क्योंकि यहां पे काम नहीं तो मजबूरी में यहां पर काम करना पड़ता है। अब सरकार का क्या काम है, सरकार क्या कर सकती है कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसको कुछ सपोर्ट कर सके। अगर हम देखें गांव में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर फैला पड़ा है। गांव में जो किसान होते हैं या किसानों के खेतों में काम करने वाले मजदूर, लैंडलेस, जिनके पास भूमि नहीं होती, वो खेती में काम करते हैं किसानों की, दूसरे लैंडलॉर्ड की। और इसके अतिरिक्त कुछ छोटे किसान भी होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे एवं सीमांत किसान जिनके पास बहुत ही कम एकड़ भूमि होती है। और इसके अतिरिक्त कई लोग ऐसे भी होते हैं वहां पर बटाई पे काम करते हैं, यानी खेत किसी का अपना आधा हिस्सा डाल लिया वहां पर काम करते हैं, वो भी एक प्रकार से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो सरकार को क्या चाहिए सपोर्ट करने के लिए कि ऐसी स्थिति में इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए वो क्या करे, उनको समय पर सीड्स, बीज उपलब्ध करवा दे, फर्टिलाइजर उपलब्ध करवा दे, इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध करा दे, ताकि वो लोग अपना जो जीवन निर्वाह है वो अच्छी तरह से कर सके। इसी प्रकार कई बार क्या होता है गांव में भी, शहरों में भी, अर्बन एरिया में भी हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखने को मिलता है। क्या है यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे वेंडर घूमते रहते हैं शहरों में, कोई रेडी पे लेके जा रहा है सामान को, कोई कहीं पे लेके जा रहा है, कोई छोटी मोटी फड़ी लगा करके बैठा है, और कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में। तो सरकार को वहां पर भी क्या चाहिए, उनको सपोर्ट करने के लिए कि इस प्रकार की व्यवस्था करे कि वहां पर उनको किसी ना किसी प्रकार से कुछ बेनिफिट दे। खास करके जो छोटे उद्योग हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो बिजली का बिल है वो थोड़ा कम दे या कम रेट पे दे, ताकि ये लोग यहाँ पे काम करते रहें और उनको जो मजदूरी है वो मिलती रहे और उनको वहां से निकाला भी ना जा सके। तो ये हमने बात की है। इसके अतिरिक्त कई बार क्या होता है कि जो एससी और एसटी लोग होते हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उनको एक तो यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस होता है, आर्थिक शोषण तो होता ही है उनका, इसके अतिरिक्त उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनको सोशल स्टिग्मा भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो सरकार का ये काम है या सरकार को ये चाहिए कि वो यहाँ पर ये जो वर्ग है उसको शोषण, जो आर्थिक शोषण है उससे मुक्ति दिलाए, साथ में जो यहाँ पर उनका जो सामाजिक शोषण हो रहा है उससे भी उनको बचाने में आगे आए। तो अभी हमने जो था कि संगठित और असंगठित क्षेत्र है उसकी हमने बात की है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं अंतिम बात
कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जो कामकाज है वो देखना है कि वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में है या किसी सरकार के हाथ में है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी पब्लिक एंड प्राइवेट। सार्वजनिक कौन सा होता है? पब्लिक, जहां पर कोई भी काम सरकार के द्वारा किया जाता है और जो भी वस्तु है उसकी डिलीवरी सरकार के द्वारा की जाती है। और निजी कौन सा होता है? जब कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और वस्तुओं की जो डिलीवरी है वो भी कंपनी के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा की जा रही होती है, उसको हम प्राइवेट सेक्टर के नाम से या निजी कंपनी के नाम से या निजी सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब पब्लिक सेक्टर का अगर हम उदाहरण लें, भारतीय रेलवे। अब भारतीय रेलवे में देखो यहाँ पे कितने, एक सारा का सारा जो रेलवे है वो भारत सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आता है। अब यहां से क्या होता है, सरकार को पैसा मिलता है, पैसा तो मिलेगा ही नेचुरली, वहां पे टिकटें काटती हैं, माल भाड़े का किराया। लेकिन सरकार क्या करती है, वो जो पैसा है अपने ऊपर पब्लिक के ऊपर खर्च कर रही है, क्योंकि उसका नाम ही सार्वजनिक है, सब लोगों के लिए। जबकि निजी जो काम होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है प्रॉफिट। मोटिव जो मेन है उसका वो है प्रॉफिट, यानी अपनी जेब भरना। निजी व्यक्तियों का ये हाथ होता है, काम होता है। अब क्या होता है कि पैसा ये भी कमाते हैं, ये भी कमाते हैं, लेकिन सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है समाज की सेवा करना, और इसीलिए जितने भी बड़े काम हैं वो सारे के सारे सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अब प्राइवेट व्यक्ति करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो ये काम करना शुरू कर दें। और दूसरी बात, अगर यहां पर कोई काम प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा या निजी व्यक्तियों के द्वारा या कंपनियों के द्वारा शुरू किया जाएगा लोगों की भलाई के लिए, तो क्या होगा, वो ज्यादा उनके कई बार क्या होता है कि चार्ज ज्यादा लगाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम ये कह दें कि बिजली उत्पादन का काम निजी कंपनी को सौंप दिया जाएगा, सौंप तो दे दिया जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये जो निजी कंपनियां हैं जो उसका कह सकते हैं रेंट है वो ज्यादा वसूलेंगे, और जो बिजली की दरें हैं उसके ऊपर भी ज्यादा टैक्स लगाएंगे, और जिसके चलते जो बिजली महंगी हो जाएगी। और उससे क्या होगा, जो घरेलू कह सकते हैं कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको तो नुकसान होगा ही। जो कमर्शियल कंज्यूमर हैं, जो कह सकते हैं वो उपभोक्ता जो फैक्ट्रियां लगा करके बैठे हैं और वहां पर बिजली जा रही है, तो यहां पर जब वो बिजली महंगी करेंगे तो वहां पे क्या होगा, सारी की सारी जो दरें हैं महंगी होने जाएगी। तो जो इसके फैक्ट्रियों के मालिक हैं उनको लगेगा तो हमें तो नुकसान हो रहा है, हमें तो फैक्ट्री बंद करने का फायदा है। क्यों? क्योंकि हम तो इतनी भरपाई नहीं कर पाएंगे, इतनी बिजली का बिल कहां से भरेंगे। तो इस प्रकार जो काम है निजी व्यक्तियों का, वो सरकार जो कर रही है वो निजी व्यक्ति वो काम नहीं कर सकते, इसलिए सारे का सारा काम पब्लिक को ही या सार्वजनिक क्षेत्र को ही करना पड़ता है। अब ये सार्वजनिक जो क्षेत्र है या सरकार है वो क्या क्या करती है, बहुत काम कर रही है, सरकार के द्वारा कई काम किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें किसानों की, जो भी टैक्स सरकार को मिल रहा है वो उस टैक्स को किसानों को किसी ना किसी रूप में प्रदान कर रही है। वो क्या कर रही है, कई बार आपने देखा हो किसान फसल उगाते हैं, हमने पिछले लेसन में 9th क्लास में ही पढ़ा है, फसल उगाते हैं और सरकार ये वादा करती है कि आपकी जो फसल उगी है उसको हम कम, आपका जो मिनिमम एक स्पॉट प्राइस वो निश्चित कर लेती है, न्यूनतम मूल्य निश्चित मूल्य तय कर लेती है कि वो उस रेट पर हम उस फसल को लेंगे, और इसीलिए किसान उस फसल को उगाना शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए और भी कई प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जाती हैं। इसी प्रकार ही गांव में या शहरों में जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको भी सब्सिडी दे करके सरकार ये व्यवस्था करती है कि वो बनी रहे और वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका रोजगार भी वहां पर बना रहे। इसके अतिरिक्त जो पब्लिक सेक्टर है या सरकार है और भी कई प्रकार के काम कर रही है। आपको पता है कि यहाँ पर अस्पताल खुलवा रही है,
अस्पतालों के खुलने से वहां पर एक तो रोजगार मिल रहा है लोगों को, और इसके अतिरिक्त साथ में लोगों का जो गरीब लोग हैं उनका इलाज हो रहा है। और इसके अतिरिक्त स्कूल भी खुलवा रही है, उससे क्या हो रहा है कि लोगों को शिक्षा मिल रही है। आपको पता है कि 8वीं तक मिड डे मील और किताबें हैं और भी अन्य कई प्रकार की सुविधाएं स्कूल में बच्चों को फ्री दी जा रही हैं। और भी सरकार कई काम कर रही है जिसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया है। तो इस प्रकार हमने बताने का प्रयास किया है कि ओनरशिप के आधार पर भी हम ये काम कर सकते हैं कि जो है निजी और पब्लिक दो सेक्टर में हम इसको बांटते हैं, और जहां पर हम देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंस है वो पब्लिक सेक्टर की ज्यादा है, क्योंकि जो निजी सेक्टर है उसके पास ना तो कैपेसिटी है, ना उसके पास इच्छा है, ना वो करना चाहता है, और इसीलिए अल्टीमेटली सारे का सारा जो काम है वो पब्लिक के हाथ में या सरकार के हाथ में आता है। और इस प्रकार हमारा जो टॉपिक था और इसके साथ ही जो लेसन था वो खत्म हुआ। और इस प्रकार उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।